आजकल वैक्सीन्स की बड़े चर्चे हैं, तो हमने सोचा हम भी वैक्सीन पे आपको कोई वीडियो दे दें। तब याद आया कि चैनल तो पॉलिटिक्स का है, तो वैक्सीन पे कहाँ से बनाएंगे। लेकिन पॉलिटिक्स की भी एक वैक्सीन है, खास तौर से भारतीय जनता पार्टी के लिए तो गजब की कारगर वैक्सीन, अटल बिहारी वाजपेयी का भाषण। माने किसी भी संकट काल की परिस्थिति के पहले वाजपेयी के भाषण की वैक्सीन लगवाओ और संकट से यूं निकल जाओ, चुटकी से निकाल देती थी ये वैक्सीन। तो वाजपेयी के भाषणों की वैक्सीन के एक ऐसे ही जबरदस्त किस्से के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं। वैसे वाजपेयी के भाषण के तो इतने किस्से हैं कि सुनने बैठेंगे तो वाजपेयी की पूरी जिंदगी उन्हीं किस्सों के सहारे निकल जाएगी। लेकिन आज का किस्सा जरा खास है, थंबनेल पे तो देख ही लिया होगा। वाजपेयी ने लाखों कार्यकर्ताओं को एक साथ वैष्णो देवी जाने के लिए क्यों कह दिया। धर्म यात्रा तो चल नहीं रही थी कोई भारतीय जनता पार्टी की, कहा क्यों और कौन सा संकट ऐसा था जिससे बचने के लिए ऐसा कहा गया था। तो पूरा वीडियो देखिएगा, तभी जाके सारी बातें आसानी से समझ में आएंगी। असल में 11 दिसंबर 1991 को मुरली मनोहर जोशी ने एकता यात्रा की शुरुआत की थी। ये एकता यात्रा कन्याकुमारी से निकल के पूरे भारत का भ्रमण करने के पश्चात श्रीनगर के लाल चौक पे 26 जनवरी को ध्वजारोहण के साथ समाप्त होनी थी। इसको आयोजन करने का जो मुख्य उद्देश्य था वो था आतंकवाद ग्रस्त जम्मू कश्मीर में नए सिरे से देशभक्ति की भावना को प्रवाहित करना। कम से कम एजेंडे के अनुसार तो यही था। अंदर से ये था कि 1992 के लिए भारतीय जनता पार्टी बड़े पैमाने पर तैयारियां कर रही थी और ऐसे में 1991 के आखिर से शुरू होकर 1992 की शुरुआत में खत्म होने वाली ये यात्रा पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के लिए एक माहौल तैयार करने वाली थी। और चूंकि देश प्रेम हमारी रगों में बहता है, तो देश प्रेम के नाते कार्यकर्ताओं में भारतीय जनता पार्टी की पहुंच और अधिक बढ़ेगी। इसी उद्देश्य से जोशी नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर एकता यात्रा की शुरुआत करते हैं। एकता यात्रा जैसे जैसे बढ़ती जाती है वैसे वैसे देशभक्ति का ज्वार भी बढ़ता जाता है, माने काउंटर इंसर्जेंसी होने लगती है। उन दिनों आतंकवाद जम्मू कश्मीर में चरम पे था और आतंकवादियों के गढ़ श्रीनगर में लाल चौक पे 26 जनवरी के दिन तिरंगा फहराने के नाम से ही श्रीनगर में हलचल होने लगी थी। आतंकवादी बंदूक लहरा लहरा के पोस्टर चिपकाया करते थे, क्या माँ का दूध पिया है तो लाल चौक पे तिरंगा फहरा के दिखाना। ऐसा दहशत का माहौल पैदा कर देंगे कि हिम्मत नहीं होगी कि लाल चौक पे तिरंगा फहराओ। अब इसका जवाब इधर से कौन देगा, तो हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी कहाँ कम थे। इनके भाषण सुनिए आप एकता यात्रा वाले, आहा, सुन के ऐसा वीर रस कौंधेगा ना कि लगेगा कि अभी जाके हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर को मार आइए। नरेंद्र मोदी के दमदार भाषण होते थे रोज शाम को, कार्यकर्ताओं को मन में जोश बढ़ा जाता था कि अरे देखिए आतंकवादी हमें चुनौती दे रहे हैं, आतंकवादी कह रहे हैं कि किसकी माँ ने दूध जना है ऐसा कि जो लाल चौक पे तिरंगा फहरा दे, तो अब हम दिखाएंगे कि हम में कितना दम है, हम बताएंगे आपको एक हिंदुस्तानी की ताकत। ऐसे जोरदार वीर रस से ओतप्रोत भाषण दिए जाते थे जिससे कार्यकर्ताओं के मन के भय को दबाया जा सके। भाई कार्यकर्ताओं के मन में भी तो भय होता है, कहीं कश्मीर गए और आतंकवादी की गोली के निशाने बन गए तब क्या करेंगे भाई साहब, तब तो जिंदगी गई। तो इस भय को खत्म करने के लिए वीर रस ले आओ। तो इस वीर रस के सहारे कार्यकर्ता लगातार जुड़ते चले गए। इधर आतंकवादी भी लगातार इस यात्रा को रोकने के उद्देश्य से कई बम विस्फोट करने लगे। बम विस्फोट कर रहे थे डराने के लिए, लेकिन ये बम विस्फोट एक उत्प्रेरक का काम कर रहे थे। नरेंद्र मोदी और मुरली मनोहर जोशी, पूरी भारतीय जनता पार्टी के आला कमान के नेता, कार्यकर्ताओं को यह समझाने में कामयाब हो रहे थे कि देखो देखो इस एकता यात्रा का कितना असर हो रहा है। कश्मीर के आतंकवादियों में खलबली मची हुई है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुटो, ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुटो, यात्रा को सफल बनाओ, आतंकवाद को हरा देंगे। एक तरीके से आतंकवादियों के मुंह पे तमाचा जड़ने वाली ये यात्रा धीरे 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 भारत में काफी पॉपुलैरिटी के साथ 25 जनवरी को 1 लाख कार्यकर्ताओं के साथ जम्मू पहुंच चुकी थी। 25 जनवरी की तारीख जम्मू शहर के भीतर 1 लाख से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मौजूदगी। उन दिनों जम्मू शहर बड़ा छोटा था,
छोटे से शहर में 1 लाख लोग, माने जितने लोग शहर में रहने वाले हैं इससे ज्यादा शहर से बाहर के आने वाले लोग हैं। धीरे धीरे जम्मू कश्मीर में इस यात्रा को लेकर सुगबुगाहटें इतनी बढ़ चुकी थी कि प्रशासन और पुलिस बेचैन हो उठे थे। जम्मू कश्मीर पुलिस के मुखिया उसी दिन दोपहर में श्रीनगर में जम्मू कश्मीर पुलिस मुख्यालय के अंदर इस एकता यात्रा की समीक्षा करने वाले थे कि कल 26 जनवरी को जब मुरली मनोहर जोशी, नरेंद्र मोदी और पूरी भाजपा की आला ब्रिगेड 1 लाख कार्यकर्ताओं की फौज के साथ घाटी में प्रवेश करेगी तो हालात बनेंगे क्या और उन हालातों को संभाला कैसे जाएगा। लेकिन जम्मू कश्मीर के हालातों को संभालने वाली इस बैठक के अंत होने से पहले ही एक बम विस्फोट हो गया। कहां? जहां मीटिंग हो रही थी, माने जम्मू कश्मीर पुलिस के मुख्यालय में ही आतंकवादियों ने बम फोड़ दिया। ये झटका था जम्मू कश्मीर पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था के ऊपर, दाग की तरह ये काम कर रहा था जम्मू कश्मीर पुलिस व्यवस्था के ऊपर कि जिस पुलिस फोर्स पे 1 लाख से ज्यादा कार्यकर्ताओं और पूरे जम्मू कश्मीर की सुरक्षा का भार है, उसके मुख्यालय के भीतर आतंकवादी बम विस्फोट कर रहे थे। आतंकवादियों का इस बम विस्फोट को करने के पीछे का उद्देश्य था एकता यात्रा के कार्यकर्ताओं के मन में भय पैदा करना, लेकिन भय पैदा हुआ नहीं। 5 पुलिस वालों के शहीद होने के बाद, जम्मू कश्मीर पुलिस के मुखिया के शहीद होने के बाद भी कार्यकर्ताओं के मानस में भय का भान नहीं था। कार्यकर्ता इसे आतंकवादियों की चुनौती की तरह देख रहे थे। आप कल्पना कर सकते हैं 1 लाख कार्यकर्ताओं का हुजूम जो देश के अलग अलग हिस्सों से आया है, कोई बंगाल से आया है, कोई कर्नाटक से आया है, कोई यूपी से आया है, कोई राजस्थान से आया है। 1 लाख कार्यकर्ताओं का हुजूम अगर होगा तो निश्चित तौर से भावनाएं उबाल मारेंगी। कार्यकर्ता इसे आतंकवादियों की सीधी चुनौती की तरह देख रहे थे कि आतंकवादी उनसे कह रहे हैं कि लो हमने अपना वादा निभा दिया, फोड़ दिया बम, अब दम है तो लाल चौक पे आके तिरंगा फहरा के दिखाओ। तो कार्यकर्ताओं के मन में उत्साह की उबलते ज्वार को ठंडा करने के लिए क्या किया जाए, इसको लेके भाजपा की आला ब्रिगेड के माथे पे पसीने आ रहे थे। अब आप लोग सोच रहे होंगे ठंडा क्यों करना है भाई साहब, उत्साह को तो बढ़ाना है, क्योंकि अगर उत्साह बढ़ेगा नहीं तो कार्यकर्ता तिरंगा फहराएंगे कैसे। लेकिन ठंडा ही करना था जनाब, क्योंकि पुलिस मुख्यालय पे हुए इस हमले के बाद जम्मू कश्मीर प्रशासन के आला अधिकारियों के द्वारा, पुलिस के आला अधिकारियों के द्वारा भाजपा के शीर्ष नेताओं को यह स्पष्ट संदेश दिया जा चुका था कि किसी भी स्थिति में 1 लाख कार्यकर्ताओं के साथ घाटी में मुरली मनोहर जोशी का प्रवेश असंभव है। 1 लाख कार्यकर्ता छोड़ दीजिए, एक कार्यकर्ता भी प्रवेश नहीं करना चाहिए घाटी के अंदर, अन्यथा कानून व्यवस्था इतनी बुरी तरह चरमरा जाएगी, पूरी तरह से बिखर जाएगी और इस बिखरन, इस टूटन का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ भाजपा का आला कमान होगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के आला नेता ही थे वो लोग जो पूरे देश भर के कार्यकर्ताओं को मोटिवेट कर रहे थे, उनको वीर रस के भाषण सुना रहे थे। देशभक्ति के नाम पे पूरे देश भर से कार्यकर्ताओं को जुटाने का आरोप सीधा भाजपा के नेताओं पे था। इसीलिए अब इन कार्यकर्ताओं को रोकने की जिम्मेदारी भी भाजपा के आला नेताओं की ही थी। भाजपा के नेता सोच रहे थे कि रोका कैसे जाए। सामने कार्यकर्ताओं के मन में भावनाओं का उबाल था, ज्वार था, देशभक्ति लोगों की रगों में बह रही थी, लोगों का खून उबाल मार रहा था कि आतंकवादियों के मुंह पे चाटा मारेंगे हम। आप खुद कल्पना कर सकते हैं, सामने जो 1 लाख कार्यकर्ता पूरे उत्साह के साथ लाल चौक पे जाने के लिए बेताब हो रहे हैं, उनके सामने कोई आकर ये कैसे कह दे कि भाई साहब 1 महीने से हम जो रोज शाम को आके आपको वीर रस का भाषण पिला रहे थे वो सब झूठ है, बकवास, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, लाल चौक पे तिरंगा विरंगा फहराना ही नहीं है, अब सब लोग अपने अपने घर जाइए। 1 लाख कार्यकर्ताओं के मन में जो विद्रोह उबाल मारेगा और उसकी वजह से किसी भी अप्रिय घटना की हर संभव संभावना भी थी। स्वाभाविक है, 1 लाख कार्यकर्ताओं के मानस के भीतर जो उत्साह चल रहा है, जब उसको इतना गहरा धक्का लगेगा तो उसकी प्रतिक्रिया के तौर पे कोई ना कोई विद्रोही क्रिया संभव है। ऐसे में आला कमान के नेता लगातार इस परेशानी से जूझ रहे थे कि इसका समाधान हो क्या। इतने में शाम हो गई। शाम को जम्मू के परेड ग्राउंड में रैली होनी थी, जहां भाजपा के तमाम बड़े नेता कार्यकर्ताओं को संबोधित करने वाले थे। पहले से तय कार्यक्रम यह था कि इसी सभा में कार्यकर्ताओं को नेता
देशभक्ति का पाठ पढ़ाएंगे, जोश दिलाएंगे कि आतंकवादियों को दिखा देना है, लाल चौक के सीने पे तिरंगा गाड़ना है और फला फला जगह पे फला फला तरीके से ये काम करना है। लेकिन अब तो परिस्थितियां बिल्कुल बदल चुकी थी, पाला 180 डिग्री चेंज हो गया था। अब कार्यकर्ताओं को देशभक्ति का पाठ नहीं पढ़ाना है, अब उन्हें समझाना है कि नाना लाल चौक पे कल नहीं जाना है। ये सारी जितनी उत्साह की उम्मीदें आप बांध रखे हैं इन्हें समेटो और अपने अपने घर निकलो। ये बोले कौन? बड़ा सवाल था भाई साहब, समझाए कौन कार्यकर्ताओं को? किसके समझाने पे कार्यकर्ता चुप रहेंगे? तो पहले भारतीय जनता पार्टी के जम्मू अध्यक्ष चमन लाल जी बोलने आए। भाषण शुरू ही किए थे कि सामने के कार्यकर्ता उठ के खड़े हो गए, चिल्लाने लगे, कार्यक्रम बताइए कार्यक्रम। माने कार्यकर्ता जानना चाह रहे थे कल सुबह कै बजे उठेंगे, कै बजे निकलेंगे, क्या क्या करेंगे, ये बताइए, फालतू का भाषण क्या दे रहे हैं। चमन लाल जी बेचारे क्या करें, उनके पास कोई जवाब ही नहीं था। जल्दी जल्दी भाषण निपटा के नीचे बैठ गए। फिर प्रमोद महाजन आए, भाजपा के सीनियर नेता। आला नेताओं को लगा शायद अब कार्यकर्ता चुप बैठेंगे। माने 1 लाख कार्यकर्ता थे, हुजूम था, शोर शांत ही नहीं हो रहा था। कार्यकर्ता बस एक ही चीज जानना चाह रहे थे, कल कै बजे निकलना है। प्रमोद महाजन जी भाषण देना शुरू ही किए थे कि फिर से शोर शुरू हो गया। प्रमोद महाजन जी भी जल्दी जल्दी भाषण निपटा के आए। भाजपा के छोटे मोटे नेताओं की बात छोड़ दीजिए, मुरली मनोहर जोशी और लाल कृष्ण आडवाणी के भाषण हो गए, लेकिन अब तक किसी शीर्ष नेता की बताने की हिम्मत ही नहीं हुई कि आपको लाल चौक नहीं जाना है। इतना प्रचंड आवेग था सामने के कार्यकर्ताओं के जोश का। शीर्ष नेता देखते ही समझ नहीं पा रहे थे किस मुंह से इनसे कहें कि लाल चौक नहीं जाना है, क्योंकि हर कार्यकर्ता यही कह रहा था लाल चौक कब जाना है, कैसे जाना है, कार्यक्रम बताइए। अब उनसे ये कौन कह दे कि लाल चौक नहीं जाना है? भाई तोड़फोड़ हो सकती है, आगजनी हो सकती है। ऐसे में बोलने की बारी आती है अटल बिहारी वाजपेयी की। वाजपेयी जी ने माइक संभाला। वाजपेयी का माइक संभालना ना राजनीति की एक घटना मैं कहता हूं। माने जब भी वाजपेयी माइक संभालते थे समय पॉज ले लेता था। वाजपेयी का पॉज तो था ही मशहूर, लेकिन समय भी कुछ देर का पॉज ले लेता था कि जरा इस आदमी को माइक पे खड़े हुए 2 मिनट और देख लें। वाजपेयी ने माइक संभाला। कार्यकर्ताओं को लगा वाजपेयी जी भी शुरुआत में वही सब बोलेंगे जैसे सब बोलते हैं कि मंच पे उपस्थित फला 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 लोगों का अभिनंदन करता हूं, इनको धन्यवाद अर्पित करता हूं, फला फला चीज जैसे सभी नेता बोलते हैं। लेकिन वाजपेयी ने तुरंत कहा, सर्दी बहुत पड़ रही है। कार्यकर्ताओं का शोर यूं समाप्त हो गया, सन्नाटा छा गया सभा में, पिन ड्रॉप साइलेंस। किसी को उम्मीद ही नहीं थी ये क्या बोल रहे हैं वाजपेयी। वाजपेयी ने कहा, सर्दी बड़ी पड़ रही है, आप लोग स्वेटर नहीं लाए हैं क्या? एक भी कार्यकर्ता स्वेटर के साथ आया ही नहीं था। किसी को गर्म कपड़े की आदत थी नहीं उत्तर भारत में, तो जम्मू कश्मीर की सर्दी का किसी को इल्हाम नहीं था। वाजपेयी पकड़ गए बात। वाजपेयी ने कहा, आप लोग स्वेटर नहीं लाए क्या? जम्मू कश्मीर आए हैं, गर्म कपड़े नहीं लाए हैं? और फिर सख्त हो गए वाजपेयी। वाजपेयी ने कहा, जम्मू कश्मीर आया करिए तो गर्म कपड़े साथ लाया करिए। अगली बार जम्मू कश्मीर आइएगा तो गर्म कपड़े लाइएगा। कल जोशी जी जाएंगे श्रीनगर तिरंगा फहराने, ना मैं जाऊंगा ना आप लोग जाएंगे। मैं यहां उनका और आपका इंतजार करूंगा और आप लोग जाएंगे वैष्णो देवी। कार्यकर्ता कुछ समझ पाते इससे पहले गेम हो गया था। माने जिस सेंटेंस को बोलने से पहले हाथ पांव थरथरा रहे थे शीर्ष नेताओं के, वाजपेयी उसे यूं बोल गए। ये कला थी वाजपेयी की, ये आर्ट थी वाजपेयी की। भाई साहब, वाजपेयी बोलते थे तो दिल से निकलता था और दिल तक पहुंचता था। वाजपेयी ने कहा, एक कायराना हमला हुआ है आतंकवादियों के द्वारा हमारे पुलिस बल के जवानों पे। उन जवानों की आत्मा की शांति की प्रार्थना के लिए आप माता के दरबार जाएं, मत्था टेकें, प्रार्थना करें, और मैं आपका यहीं पर इंतजार करूंगा। कल जोशी जी जाएंगे। कार्यकर्ता सोच रहे थे क्या हुआ क्या ये हमारे साथ, माने 1 महीने से ये हुआ, अब ये हुआ। लेकिन वाजपेयी का भाषण था, असर करता है जनाब, मोम पिघल जाए ऐसा भाषण। इसके बाद कार्यकर्ता हंसी खुशी मान गए। ये कमाल, बोलना तो भी ठीक है, कोई भी बोल दे, लेकिन बोलने के बाद प्रतिक्रिया स्वरूप में इतनी शांति होगी, ये तो भाजपा के शीर्ष नेताओं ने सपने में नहीं सोचा था। लेकिन कार्यकर्ता शांत थे। इसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी 1 घंटा बोलते रहे, देश प्रेम की बात समझाते रहे, देशभक्ति देश प्रेम में अंतर समझा गए। माने जो बात नेहरू 60 साल पहले कह रहे थे वो बात वाजपेयी यहां कह रहे थे।
और यकीन मानिए इसके बाद बहुत सारे कार्यकर्ता वैष्णो देवी दर्शन के लिए चले भी गए थे। ये करिश्मा था वाजपेयी का। तो अटल का ये भाषण कैसा लगा आपको? अटल के भाषण का ये किस्सा कैसा लगा आपको? वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट देना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, जिससे ऐसे इंटरेस्टिंग पॉलिटिकल एनेक्डोट्स लगातार आप तक पहुंचते रहें। माफ करिएगा, ना भूलने के लिए मैं आपसे इतनी चीज बोल चुका हूँ कि वो चीज़ें क्या थी ये मैं खुद भूल गया हूँ। लेकिन चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस बने रहें।